डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मोहम्मद फैसल। बच्चे हम आज के लेक्चर में हम लोग एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 8 केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे। तो केमिकल इक्विलिब्रियम इस लेक्चर के अंदर हम लोग रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल रिएक्शन, स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ मास सेक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और उसके यूनिट को हम आज के लेक्चर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं। बच्चे रिवर्सिबल का मतलब ही पता चल रहा है, रिवर्सिबल जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये ए और बी हमारे पास कोई रिएक्टेंट है जो कि सी और डी बना रहे हैं और सी और डी हमारी क्या है, प्रोडक्ट है। अब हम ये कहेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन में ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाए और प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट बनाए। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाती है तो उसको हम कहते हैं ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है। ये क्या हो रहा है जी, फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है। लेकिन जब हमारे पास प्रोडक्ट रिएक्टेंट बनाएगी तो उसको हम कहेंगे ये हमारे पास क्या हो रहा है, रिवर्स रिएक्शन हो रहा है। तो हम कहेंगे द रिएक्शन विच टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शन फॉरवर्ड एज वेल एज रिवर्स अंडर सेम कंडीशन। तो ऐसे वाले रिएक्शन को हम बच्चे कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। बच्चे हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन को इस तरह की डबल एडिड हैरो से क्या करते हैं, शो करवाते हैं। लेकिन अगर हमारे पास a प्लस बी जो कि बना रहा है c प्लस डी, तो हम ऐसा रिएक्शन, दोज रिएक्शन विच टेक प्लेस नॉट ओनली वन रिएक्शन, ठीक है, अंडर सेम कंडीशन, तो ऐसे वाले रिएक्शन को हम बोटा बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे इसमें सिर्फ ये फॉरवर्ड में जा रहा है, दोबारा से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में नहीं जा रहे, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग एक सिंगल एरो से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखिएगा बच्चे, ऐसे वाले रिएक्शन जो होते हैं वो इनकम्प्लीट रिएक्शन होते हैं, ये कभी भी कंप्लीट नहीं होते। बट ये वाले जो रिएक्शन होते हैं ये हमारे पास कंप्लीट रिएक्शन कहलाते हैं, क्योंकि इसमें तमाम का तमाम रिएक्टेंट हमारा प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। इनकम्प्लीट में हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाता तो है, लेकिन दोबारा से प्रोडक्ट किस में चली जाती है, रिएक्टेंट में चली जाती है। ये जो हमारे पास सिस्टम होता है, ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन, इनको हम लोग बच्चे ये हमेशा सिर्फ और सिर्फ क्लोज्ड सिस्टम के अंदर ही क्या कर सकते हैं, गेन किया जा सकता है। क्लोज सिस्टम में इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से कोई भी चीज़ जो है वो एलिमिनेट ना कर सके। लाइक हमारे पास अगर आपने H2 का रिएक्शन करवा रहे हैं I2 के साथ और क्या बना रहे हैं, HI बना रहे हैं, तो हमारे पास इसमें आपने जब इस वेसल के अंदर H2 और I2 को लेना है और HI बनाना है आप लोगों ने, इसमें आपने ऊपर से सिस्टम को क्या रखना है, क्लोज रखना है, मीन कि कोई भी चीज़ एलिमिनेट ना हो। इसको आप लोग ओपन सिस्टम में और आप लोग क्लोज सिस्टम में भी क्या कर सकते हैं, इसको आप अटेन किया जा सकता है। ठीक हो गया। अब याद रखिएगा कि ये जो जितने भी हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं उनकी जो फाइनल स्टेज होती है उनका वो होता है कि उनमें क्या आ जाना होता है, इक्विलिब्रियम आ जाना होता है। इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है। इक्विलिब्रियम में क्या हो जाता है, स्टैब्लिश हो जाता है, यानी कि इक्विलिब्रियम उनमें आ जाता है। लेकिन जितने भी हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं इनमें कभी भी नॉट इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं होता। अब इक्विलिब्रियम क्या है, इस बात को हम समझने के लिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। इक्विलिब्रियम का वैसे मतलब ये होता है कि जब हमारे पास फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट जो है वो बराबर हो जाए, यानी जितना फॉरवर्ड में कोई चीज़ आ रही है उतना ही इसमें आए, रिवर्स में आए तो उस दौरान हम कहेंगे कोई इक्विलिब्रियम में, यानी कि एक मतवाजन में आ चुका है। अब जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएगा दोबारा प्रोडक्ट उतना ही रिएक्टेंट बनाएगा, तो यानी कि रिएक्शन आपका बिल्कुल एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में आ गया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट बात आ रही है वो आ रहा है स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम से क्या मुराद है बच्चे, आप याद रखिएगा, हम इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है H2 है जो कि I2 के साथ जिसका कलर जो होता है वो पर्पल होता है उससे रिएक्ट कर रही है और हमारे पास क्या बना रही है, 2HI बना रही है, क्योंकि हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन भी 2 है तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। ये हमारे पास इक्विलिब्रियम में है। लेट्स सपोज हम ये कर लेते हैं कि हमारे पास इस रिएक्शन को समझने के लिए और इक्विलिब्रियम को समझने के लिए हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन कंसंट्रेशन। यहाँ पर हम कंसंट्रेशन ले लेते हैं और यहाँ पर जी हम लोग टाइम ले लेते हैं। ठीक हो गया। अब शुरू में जब आपके पास टाइम बिल्कुल जीरो था, यहाँ जीरो है, 10 सेकंड गुजरे हैं, 20 सेकंड गुजरे हैं, 30 सेकंड गुजरे हैं, 50 सेकंड गुजरे हैं, सो ऑन, और यहाँ पर आपकी कंसंट्रेशन है। लेट्स सपोज कि शुरू में जब आपके पास टाइम जीरो था तो H2 और I2 की कंसंट्रेशन जो थी वो मैक्सिमम थी, वो यहाँ तक पे थी, कंसंट्रेशन की वैल्यू मैक्सिमम थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा तो आपका ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, क्योंकि वो कन्वर्ट किस में हो रही है, प्रोडक्ट बनाती जा रही है। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कमी आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और उसी वक्त प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अगर हम करेंगे तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में क्या होता जाएगा, इजाफा होता जाएगा।
ये हमारे पास जो चीज़ आ रही है वो H2 और I2 की कंसंट्रेशन आ रही है, और यहाँ पर जो हमारे पास ये चीज़ आ रही है वो हमारे पास HI की कंसंट्रेशन आ रही है। यानी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमारे पास बढ़ रही है। लेकिन हम एक ऐसी स्टेज देखेंगे जहाँ पर ये बिल्कुल एक दूसरे के क्या हो गए, पैरेलल हो गए। इस वाली स्टेज को हम बच्चे नाम देते हैं इक्विलिब्रियम का। इसका मतलब ये है कि जितना आपका रिएक्टेंट यानी कि प्रोडक्ट बना रहा है उतना ही प्रोडक्ट क्या बना रहा है, रिएक्टेंट बना रहा है। मतलब कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो किसके इक्वल हो चुका है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। ये जो RF से मुराद रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है और RR से मुराद रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है। तो हम कहते हैं द स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, डेफिनेशन हम कहते हैं द स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन की वो वाली स्टेज, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन था। और याद रखिएगा केमिकल इक्विलिब्रियम हमारे पास उसमें आता है सिर्फ और सिर्फ किस में, रिवर्सिबल रिएक्शन में। तो हम कहते हैं द स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन एट विच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, दैट स्टेट इज कॉल्ड, उस वाली स्टेट को हम कहेंगे इज कॉल्ड स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम का हम लोग क्या नाम देंगे बच्चे, नाम देंगे। और उसको आप इस वाले एग्जांपल से क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन बेसिकली दो साइंटिस्ट CM गुल्डबर्ग और P वेज नामी बंदे ने क्या किया था, इंट्रोड्यूस करवाया था इन 1864 के अंदर। 1864 के अंदर उन्होंने जो लॉ दिया उसकी स्टेटमेंट ये है कि द रेट एट विच द रिएक्टेंट प्रोसीड is directly proportional to the product of active masses of reactant। अब इसका मतलब क्या है, यानी इस पूरी बात का the rate at which the reaction proceed is directly proportional to the हमारे पास product of active masses of reactants का मतलब क्या है। इस मतलब को समझने के लिए हमने एक रिएक्शन लिखा है, जैसे A प्लस B जो बना रहा है C और D। इसमें A और B हमारे पास रिएक्टेंट है और C और D हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है। अगर हम ये फॉरवर्ड की बात करें तो यहाँ पर हम KF लिख देते हैं जो कि फॉरवर्ड रिएक्शन का क्या होगा, कांस्टेंट होगा। हम क्या लिखेंगे, KF जो कि क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट। अगर C और D दोबारा से A और B बना रहा है तो हम इधर लिख देंगे KR जो कि रिवर्स रिएक्शन का क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर हम इसका रेट फॉरवर्ड रिएक्शन बताना चाहते हैं तो अकॉर्डिंग टू इस हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, जो रेट होगा फॉरवर्ड रिएक्शन का वो बच्चे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट। अब क्योंकि यहाँ रिएक्टेंट ये है तो यानी कि इनके प्रोडक्ट के एक्टिव मैस के क्या होगा, इक्वल होगा। अब एक्टिव मैस से बच्चे क्या होता है, एक्टिव मैस से बस हमारे पास होता है कि मोल पर डेसीमीटर क्यूब, यानी कि उसकी कंसंट्रेशन जो कि क्या कर रही है, प्रोडक्ट बना रही है। अब मैं आपको इस मतलब आप इसको भी समझा सकता हूँ कि लेट्स सपोज कि हमारे पास A और B में हमारे पास A की कंसंट्रेशन जो थी वो 10 ग्राम थी या 10 हमारे पास उसके मोल थे। जब हमारे पास इक्विलिब्रियम में 10 हुआ है तो हमारे पास बाकी हमने देखा तो इसके हमारे पास रह गए 5। इट मीन कि हमारे पास 5 मोल जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हो गए। अब वो जो 5 मोल प्रोडक्ट में चेंज हुए हैं उसको हम बच्चे कहेंगे वो हमारे पास क्या है, एक्टिव मैस है जो कि प्रोडक्ट बना रहा था। इट मीन कि अब जितना हमारे पास इसका एक्टिव मैस ज़्यादा होगा, मतलब जितना वो हमारे पास प्रोडक्ट में ज़्यादा जाएगा, इट मीन उतना फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो याद रखिएगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होगा वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैस ऑफ रिएक्टेंट के। तो हमने इस रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को RF लिख दिया। यहाँ पर हमारे पास इक्वालिटी का साइन लगाया तो कांस्टेंट लगाया KF और यहाँ पर A और B। यहाँ पर जो KF है बेसिकली वो क्या है, हमारे पास रेट है, यानी कि आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट है। फॉरवर्ड रिएक्शन का क्या है बच्चे, कांस्टेंट है। और जो हमारे पास RR है ये हमारे पास, यानी कि अगर हम रिवर्स रिएक्शन का रेट निकालना चाहते हैं तो उस वक्त ये और ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, रिएक्टेंट बन जाएंगे। तो हम कहेंगे रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मैस ऑफ दैट रिएक्टेंट। तो यहाँ पर C और D यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट है और ये A और B क्या बन रही है, रिवर्स रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट बन रही है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे RR, इक्वालिटी का साइन लगाया KR, साथ में C और साथ में क्या लिख दिया, D लिखा दिया। बच्चे यहाँ पर जो ये KR है वो बेसिकली क्या है, रिवर्स रिएक्शन कांस्टेंट है। क्या है जी, रिवर्स रिएक्शन कांस्टेंट है। ठीक है, रिवर्स रिएक्शन का कांस्टेंट है। अब बच्चे आपको पता है कि एट इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, हमने कहा था कि इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। तो आपने बच्चे लिख देना है RF इज इक्वल टू RR। अब हमारे पास RF की वैल्यू क्या है, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू पुट कर देनी है, आपने RF की इधर पुट कर देनी है, KF A और B। RR की वैल्यू क्या, आपने यहाँ पर RR की वैल्यू पुट कर देनी है जो कि आपके पास क्या है, KR C और D। अब बच्चे ये हमारे पास अगर हम एक
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करें तो हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो हमारे पास Kc होता है, जो कि इक्वल होता है Kf/Kr के। अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनाना चाहते हैं तो हम इस Kr को क्या करेंगे, इसके नीचे ले जाएंगे, तो ये वाली जो हमारे पास वैल्यू इधर मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो ये Kr इधर आ गया, ठीक है, और ये वाली चीज़ इसके नीचे आ गई। तो हमारे पास जो नई टर्म बन गई वो हमारे पास आ गया है Kf/Kr, कंसंट्रेशन ऑफ C, कंसंट्रेशन ऑफ D ओवर A, और हमारे पास क्या बन गई है, B बन गई। अब हमने कहा ये जो Kf/Kr होता है ये बेसिकली Kc के इक्वल होता है, जो कि इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। इसका हम नाम क्या देते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नाम देते हैं। अब बच्चे आप लोगों ने इस Kc, इसके यहाँ पर आपने Kc लिख देना, तो Kc हमारे पास आ जाएगा CD ओवर A और B, यानी कि ये हमारे पास क्या आ गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया। अब इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आप डिफाइन कर सकते हैं कैसे, इसकी जो वेरी फर्स्ट डेफिनेशन आप ये भी कह सकते हैं कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो बेसिकली रेशियो के इक्वल है, किसके, फॉरवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट जिसको आप Kf कह रहे थे, और Kr रिवर्स रिएक्शन कांस्टेंट की रेशियो के क्या है, इक्वल है। तो यू कैन डिफाइन एज कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो बिटवीन फॉरवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट, फॉरवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट एंड रिवर्स रिएक्शन कांस्टेंट, रिवर्स रिएक्शन कांस्टेंट। ये इसकी वेरी फर्स्ट डेफिनेशन हो जाएगी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो बिटवीन फॉरवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट एंड रिवर्स रिएक्शन कांस्टेंट। इसके अलावा आप इसके और डेफिनेशन लिख सकते हैं। अगर आप ऊपर देखें तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन यानी कि हमारे पास जो Kc है वो C और D जो कि प्रोडक्ट है, और A और B जो कि क्या है, रिएक्टेंट है, इनके दरमियान की भी रेशियो है। तो आप यूं भी कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो बिटवीन प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ जो मैं प्रोडक्ट कह रहा हूँ वो बेसिकली मल्टीप्लाई हासिल ज़रा वाला कह रहा हूँ, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो कि C और D है, टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के क्या होता है, ये रेशियो के इक्वल होता है। तो हम कह सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये हमारे पास एक और डेफिनेशन भी इसकी हम लोग कर सकते हैं। इस तरह बच्चे अगर हमारे पास ये वाली वैल्यू हो, जैसे A B B B हमारे पास C C और D बना रहा है, तो यू नो दैट कि ये जो A B C और D होते हैं बच्चे, इनको हम बच्चे कहते होते हैं, इनके कोएफिशिएंट बोलते होते हैं, इनको हम क्या बोलते होते हैं, कोएफिशिएंट का नाम देते हैं। अगर मैं इसका Kc लिखूं तो आपको पता है कि प्रोडक्ट ऊपर आनी है, तो हम इसका Kc लिखते हैं, तो हमारे पास वो Kc आएगा Kc, प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, C की कंसंट्रेशन और D की कंसंट्रेशन, और इसके जो कोएफिशिएंट है वो इसकी कंसंट्रेशन का क्या बन जाते हैं, पावर बन जाते हैं। जैसे इस C का कोएफिशिएंट C है तो इधर C लगा देंगे, D का कोएफिशिएंट D है तो इधर हम D लगा देंगे, और इसका कंसंट्रेशन A की पावर A बन जाएगी और B की पावर क्या बन जाएगी, B बन जाएगी। यू कैन ऑल्सो डिफाइन दैट Kc, आप इसको यहाँ पर भी डिफाइन कर सकते हैं। वो क्या, बस इसमें फ़र्क ये है कि इसकी जो कोएफिशिएंट है उसकी क्या बन गए, पावर बन गए। आप लिख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू पावर ऑफ इट्स कोएफिशिएंट, रेज टू पावर ऑफ इट्स कोएफिशिएंट। जैसे ये C और D है, तो आप लिखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू पावर ऑफ इट्स कोएफिशिएंट टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर ऑफ इट्स कोएफिशिएंट। तो सिर्फ ये वाली आपने वैल्यू, ये वाला जो हमारे पास एक सेंटेंस है ये आपने साथ में ऐड करना है। तो इस तरह से आप Kc को 3 टर्म में क्या कर सकते हैं, डिफाइन भी कर सकते हैं। ये हमारा था जी लॉ ऑफ मास एक्शन, जिसमें हमने कहा का रेट जो होता है वो हमारे पास रिएक्शन, किसी भी जो रिएक्शन का जो रेट होता है वो उनके एक्टिव मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसमें फॉरवर्ड रिएक्शन निकाला, रेट रिवर्स रिएक्शन निकाला, फिर इक्विलिब्रियम पे हमने कहा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होते हैं। उसमें हमने Kc की वैल्यू निकाली, उस Kc को हमने 3 जो है हमने उसकी क्या की है, डेफिनेशन की है मुख्तलिफ। आप लोग इनमें से पेपर में कोई भी आ जाए तो आप इसमें से कोई भी लिख सकते हैं। हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं आप नेक्स्ट कि Kc का हमारे पास यूनिट क्या होते हैं। तो Kc के यूनिट के लिए